हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के 13 चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का आवर्तन। जहाँ तक फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने प्रकाश के परावर्तन को लगभग पढ़ लिया था। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में भी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमारा अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, क्या तो आता है हमारा फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, कॉमा दर्पण वस्तु। दर्पण वस्तु क्या होता है पता है ना? दर्पण वस्तु तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। की दूरी में संबंध नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये किसको नहीं पता है वो हमें बताया पहले। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज़ें नहीं पता, ये संबंध नहीं पता है? हम लोग क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे हमारा f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, ये हम लोग 8-9 में ही पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर इसको सिद्ध करके दिखाइए। सिद्ध करने वाले जिसको होंगे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक लेक्चर बता दूंगा, क्योंकि मैं क्लास 12 को पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे आप प्लस माइनस पढ़ के आ गए हैं या मल्टीप्लाई पढ़ के आ गए हैं, तो किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आता है, किसी क्वेश्चन में ऐसे आप सॉल्व करते जाते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई आता है, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना करते 3 × 3। ये तो हमें बचपन में सिखाया जाता है, जरूरी थोड़ी ना हम सारी चीज़ों को बताते चले। और ना ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आना होगा तो वही बस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी इससे नहीं आता है, क्योंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 में, क्योंकि हम लोग इसको फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन 10th में ही हमारे काफ़ी आते हैं, और ये सिद्ध करने वाले 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हमको बताना जरूरी था, हम आपको बता दिए। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को याद किए होंगे, 1/f = vy + 1/u। कुछ बच्चे याद किए होंगे अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी माइनस, और ये रहेगा तो प्लस, उत्तल रहेगा तो प्लस, वस्तु हमेशा माइनस और प्रतिबिंब का। ये वाला ट्रिक नहीं लगाना है, जो ट्रिक हम आपको कल बताए थे वो लगाना है। ठीक है, जो बताए थे ना पहले लेक्चर में, कैसे दूरी नापी जाती है। एक्स एक्सिस इधर वाला, बाएं हाथ वाला ऋणात्मक रहेगा, दाएं हाथ वाला धनात्मक रहेगा, ऊपर धनात्मक नीचे धनात्मक। जब हम मैथ में एक्सिस यूज करते हैं उसी के हिसाब से देखकर हम साइन लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम यार ये हो गया, तो हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने बारे में, जो होता है संयुग्मिक फोकस। संयुग्मिक फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। ठीक है, एक होता है संयुग्मी फोकस, इसको बस मैं मतलब बता रहा हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस भी कुछ लोग इसको कह देते हैं। वास्तव में संयुग्मी फोकस बिंदु के ही नाम से जानता है, संयुग्मी बिंदु। ठीक है, चलिए भाई संयुग्मी बिंदु के बारे में हम लोग बात कर लें। संयुग्मी बिंदु। ठीक है, संयुग्मी बिंदु क्या होता है समझिएगा। संयुग्मी बिंदु क्या होता है, ये रही हमारी, मान लीजिए कोई हमारा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण मान लीजिए, ले लीजिए, तो बाहर से पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ फोकस होगा और इसका कुछ वक्रता त्रिज्या होगी, और ये मान लीजिए इसका ध्रुव है। इतनी चीज़ें आपको समझ में सबसे पहले आनी चाहिए। फिगर बनाने के बाद से आप ये चीज़ें खुद से लिख सकें, और ये इसका m, ये n।
चलिए इतनी चीजें आपको भी लिखनी आनी। जब संयुग्मी फोकस क्या होता है, अब मान लीजिए हम कहीं पे यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं जिसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे या मान लीजिए यहाँ पे कहीं, सॉरी ये ऐसे हम दिखा दें ना, इसीलिए आप कंफ्यूज जाएंगे। मान लीजिए हाँ ठीक है, यही पे समझिए। मान लीजिए कुछ यहाँ पे बन रहा है, मतलब इस बिंदु पर बन रहा है। वस्तु कहाँ है, वस्तु इस बिंदु पर है, समझिएगा। हम कोई वस्तु यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब हम यदि वस्तु को यहाँ पे रख दें, वस्तु को क्या करें यहाँ पे, तब प्रतिबिंब यहाँ पे बने, समझ रहे हैं। प्रतिबिंब जब वस्तु यहाँ पे थी तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, अगर वस्तु को यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब एग्जैक्ट यही बने। तो ऐसे दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं, ठीक है। और यह केवल अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल दर्पण में इसका नाम निशान नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल दर्पण में इसका नाम निशान नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनते जाते हैं, अधिकतर प्रतिबिंब तो आभासी ही बनते हैं, समझ में आया ना। अगर वस्तु यहाँ पे रहेगी तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, अगर वस्तु यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब यहाँ पर। ऐसे बिंदुओं को, ऐसे दो बिंदु को, ऐसे बिंदु क्या बोलते हैं, संयुग्मी बिंदु बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, और वस्तु को फिर इसी बिंदु पर रख दे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बने। ये बहुत कम ही खोजने पर मिलता है, और ये सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में तो इसका नाम ही निशान नहीं होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, समझिएगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना होता है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन के बारे में बात करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है बताइए, बता सकते हैं आप रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, समझिए ध्यान से। रेखीय आवर्धन के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। रेखीय आवर्धन बहुत सिंपल टॉपिक, छोटा सा। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस कुछ बच्चे यही लिखकर छोड़ देते हैं, समझिए ध्यान से। ये तो हमने 10th में पढ़ा था, 10th तक ये बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे गलत होगी क्योंकि आप 12th में हैं। थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। जब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों क्या हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो। मुख्य अक्ष के लंबवत हो, इसको लिखना बहुत जरूरी है। बराबर तो कहेंगे लेकिन कब कहेंगे, जब मुख्य अक्ष के लंबवत होगा तब कहेंगे। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, बहुत छोटी सी बात थी। कब कहेंगे, जब मुख्य अक्ष के लंबवत होगा तब कहेंगे। इस चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, किसको, रेखीय आवर्धन को। तो एम इजकल टू प्रतिबिंब की लंबाई को आई से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ। आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट। ये एक और चीज के बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक में बटे वस्तु की दूरी। इस चीज को भी लिखिएगा। ये आई बाई ओ बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। ऋणात्मक दूरी के बराबर होता है क्या, आई। इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए
अब हम जो मेन टॉपिक है ना, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई है, परावर्तन से लेकर, ठीक है, परावर्तन से लेकर जितने सूत्र बताए आपको, दर्पण का सूत्र बताया या आवर्धन बताया, संयुग्मी बिंदु एक आपने नहीं पढ़ा होगा ना, तो और सारी चीज़ें अगर आप मतलब थोड़ा सा भी ध्यान से टेंथ में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ी होगी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। इस यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी आपने अब नहीं पढ़ी होगी, मैं गारंटी बता सकता हूँ। पढ़ी होगी तो अच्छे समझी नहीं होगी, क्योंकि अब सारा खेल आपका अपवर्तन का है। हम लेंस में भी जाएंगे तो वहाँ पर अपवर्तन के ही कंडीशन लगभग लागू होते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपवर्तन क्या होता है, देखिए परावर्तन क्या होता था किसी भी चीज़ से, परावर्तन क्या होता था किसी भी चीज़ से प्रकाश आई प्रकाश टकराई गई। क्या होता था, प्रकाश आई टकराई और गई। जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण था, क्या था, ये हमारा दर्पण था और ये प्रकाश की किरण थी, तो ये ऐसे आती थी, टकराती थी और ऐसे चली जाती थी। अब लेकिन क्या हुआ, अपवर्तन के केस में ये बदल गया। अब अपवर्तन के केस में कैसे बदल गया, जैसे मान लीजिए ये कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच को पेंट मत कीजिए। जैसे आप एक कमरे में अगर ग्लास लगा हुआ है तो प्रकाश की किरण आई तो ऐसे नहीं, कमरे वाला तो अधिकतर परावर्तित ही हो जाएगा, क्योंकि उस पर ब्लैक वाली लिस्ट लगी, थोड़ा सा प्रकाश अंदर आता है, लेकिन वो कुछ 50% परावर्तित करता है और 50% अपवर्तित करता है, उसको मत लीजिए। हाँ, अगर आपके पास वो होगा, क्या होगा, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स में क्या आता है, ये मैग्नीफायर, जिसको हम लेंस भी कहते हैं, बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब लाइट आती है तो लाइट इससे गुजर जाती है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए लाइट आई तो लाइट, आपका चश्मा आई हो गया, मान लीजिए आपका चश्मा है तो इसमें से लाइट आई तो अंदर चली गई आपकी आंख में, हाँ जाती तो है, ये बात तो सही है सर, बात तो सही है, लाइट तो अंदर जाती तो है। तब इसका परावर्तन क्या, इसको अपवर्तन क्यों नाम दिया गया। तब देखिए क्या देखा गया कि जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका लेंस है, चश्मे का ये आपका लेंस है, तो लोगों ने देखा कि प्रकाश ऐसे आएगी, ठीक है। इस लेंस को मैं देखिए थोड़ा सा पट बनाता हूँ जिससे कि ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे में 3D ब्लैक बोर्ड तो है नहीं और ना ही हमारे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड है कि हम आपको थोड़ा सा बता सकें, उसकी व्यवस्था हम जल्दी आपके लिए कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने चश्मे को पट बना दिया, ये है आपका चश्मा, ठीक है। ऐसे ही मत देखिए, आप सिंपली ऐसे ग्लास की तरह समझिए, ये समझिएगा कि आपका मतलब क्या है, चश्मा है, ठीक है। समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये हमारा क्या है, चश्मा है। हो, मार्कर का इंक भी खत्म हो गया। हाँ, ये देखिए हमारा क्या है, चश्मा है। अब देखिए, अब जैसे लाइट आई, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे निकल गई, तो सर इसमें क्या फर्तर इसको नाम देने की जरूरत थी, नहीं। लेकिन जब जांचा गया तो ऐसा नहीं हुआ। हम तो सोच रहे भैया लाइट आई तो निकल गई, पारदर्शी है, तो हमें क्या पता, हम लोग कैमरे, हम लोग देखते हैं चश्मे को, हम लोग क्या पता चश्मा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको बस लाइट आई और चली गई। लेकिन वास्तव में वहाँ पे क्या होता है, ऐसे लाइट आती तो है और ये टकराती भी है और निकलती भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे या थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऐसे, मतलब थोड़ा सा विचलित हो जाती है, समझ रहे हैं ना बात को। थोड़ा सा क्या करती है, ज़्यादा विचलन हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया और ये मान लीजिए थोड़ा सा इधर भी हो जाता है। तो उन्होंने देखा कभी प्रकाश इधर मुड़ जाती है तो कभी प्रकाश इधर मुड़ जाती है। भाई जब प्रकाश सीधे आई तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तब जब ऐसा नहीं हुआ तो साइंटिस्ट ने इसे खोज करना स्टार्ट कर दी। उसी से हुई किसकी, अपवर्तन की खोज। उसी से क्या हुई, उसी से खोज हुई जिसे अपवर्तन नाम दिया गया, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, उसी को क्या नाम दिया गया, अपवर्तन नाम दिया गया। देखिए अब क्या हो गया अपवर्तन का डिफिनीशन। अच्छा, पता है कि नहीं पहले आपको एक चीज कि हमारा जो वायु है ये भी पारदर्शी माध्यम ही है। वायु क्या है, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे डिफिनीशन क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम
प्रथम माध्यम हो गया ये माध्यम, वायु माध्यम है यहाँ पे, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा तथा वेग, वेग भी इसका परिवर्तित हो जाता है, वेग परिवर्तित हो जाता है, दिशा तथा वेग परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन की इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे, मैं फिर से जो बोल रहा हूँ, पारदर्शी माध्यम बोलना बहुत जरूरी है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण का दिशा तथा वेग या वेग तथा दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं, इसको अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी वेग तथा दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इसमें भी। अब जैसे हमने उसको समझा था, किसको समझा था, परावर्तन को, उसी प्रकार इसमें भी कुछ चीजें बनाई गई हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये ले लीजिए हमारे, ये हो गया हमारा लेंस आपके चश्मे का, ठीक है, और ये आई हमारी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो आने के पश्चात ये क्या कि थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, ये तो प्रथम परावर्तन की तरह ही है, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब आपतन बिंदु से एक अभिलंब था, उसमें भी इसमें भी एक अभिलंब रहेगा। आपतन बिंदु से क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, इसको भी इसमें कहां दिखाते हैं, आई से, सेम पीछे की तरह। और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और इसको इसमें किससे दिखाएंगे, तो आर से। इतना चीज पहले नोट कर लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे एक भी ध्यान दीजिएगा कि ये प्रथम माध्यम है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कोई और माध्यम है, ये कोई और माध्यम है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आएगी नहीं आएगी। अब देखिए, जिस प्रकार परावर्तन के नियम होते थे उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रथम नियम तो सेम टू सेम परावर्तन वाला ही होता है, क्या, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे परावर्तन करता कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में होती हैं। उसी प्रकार इसमें क्या बोल देंगे कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका दूसरा नियम देखें, पहला नियम तो समझ में आ गया। अब दूसरा नियम इसका देखिए क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अब ज्या मतलब आप जानते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ज्या मतलब साइन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की क्या हो गया, साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसको n से डिनोट करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको n को यहाँ पे अपवर्तनांक बोलते हैं।
एन को क्या बोलते हैं? एन को अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन यहाँ पे क्या है? 1 2, मतलब 1 2 समझ में आ रहा है ना? 1 2 मतलब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे क्या है? ये द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, समझिएगा जो चीज़ मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। ये आप देखिएगा, मान लीजिए, देखिए हम जानते हैं प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं? प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं। लेकिन प्रकाश की चाल क्या कुछ पानी में भी उसी प्रकार होगी, कांच में भी उसी प्रकार होगी? अरे हम तो वायु में प्रकाश की चाल निकालते हैं ना, निर्वात में, मतलब वायु में हम प्रकाश की चाल निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप दौड़ते हैं, तो आप मट्टी पर और रेत पे दोनों सेम तरीके से दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते हैं। रेत पर आपकी स्पीड क्या होती है? कुछ कम हो जाती है। तो उसी प्रकार प्रकाश भी तो जैसे कांच से जब गुजरता है या जब पानी में जाता है, जैसे चाल कुछ कम हो जाती होगी। हाँ सर, हो तो जाती होगी। जिस प्रकार हमारा रेत में कम हो जाता है, हम पक्के पे मिट्टी में कम हो जाता है, इस पर कम हो जाता है, वही चीज़ है। पानी में हमारा दौड़ना कम हो जाता है, वैसे इसकी भी स्पीड कम हो जाती है। कैसे पता करें किस माध्यम का कितना होगा? देखिए, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, चाल को स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, चाल बराबर c/n। यहाँ n क्या है? यहाँ c क्या है? पहले c देखिए, c क्या है? प्रकाश की चाल। n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इस पे एक ऑप्शनल पूछ ही लिया जाता है, हर एक बार का नियम है, एक ऑप्शनल पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आप भी उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। एक दूसरी चीज और मैं बताऊंगा कि चाल, वेग इक्वल टू वेग, चाल इक्वल टू, यही चाल यहाँ पे, वेग v बराबर आवृत्ति, आवृत्ति, इसको हम ऐसे v काट के दिखाते हैं, गुणे तरंग दैर्घ्य, तरंग है, इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ये चीज़ दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला है आपके लिए। ये आप खोजते रह जाएंगे, ये फॉर्मूले आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। इसको आप क्या कीजिएगा, कहीं बुक में ही पेन से बॉक्स बना कर लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाले हैं। समझ आ रहा है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग जानते हैं, प्रकाश की एक तरंग दैर्घ्य होती है, उसे तरंग दैर्घ्य करते हैं। आवृत्ति आपको जानते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, जब प्रकाश 100% इंपॉर्टेंट, एक नंबर में अगर आपके पेपर में ना आए तो अपने मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? निश्चित नाम बदल दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसका क्या नहीं बदलता है? चाल, चाल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। तो आप टिक लगाएंगे आवृत्ति, लिख लीजिएगा आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती, माध्यम
बदलने पर नहीं बदलती। यही पूछेगा आपसे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? चाल, तरंग दैर्ध्य, और एक ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आवृत्ति, एक कुछ दिया रहेगा अपवर्तनांक। तो आपको क्या टिक मारना जानते हैं? आवृत्ति। रट लीजिएगा, 100% रहेगा। अब इसको इंपॉर्टेंट बना के रेड पेन से लिख लीजिए, अपने क्वेश्चन बुक में लिख लीजिए। क्या परिवर्तित नहीं होगा? आवृत्ति, 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 याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। इसके बाद इसका प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन का एक लेक्चर और आएगा, बस आपका ये चैप्टर खत्म, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी बच्चे इस हिंदी की क्रांति, जो हम क्रांति लाना चाह रहे हैं हिंदी माध्यम में, वो क्रांति लाने में हम सफल हो सके। और ये सफलता हमें मिल सकती है सिर्फ आपके सिवा। आप ही हमें ये सफलता दिलवा सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं। तो इस वीडियो को अपने फेसबुक पर, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आइए हमारे साथ फिजिक्स और मैथ पढ़िए, हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।